हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल RDJD स्टडी सेंटर पे। स्टूडेंट, जैसा कि हम सभी लोग आज जान रहे हैं, अध्ययन करेंगे कोशिका का। तो चलिए देखते हैं कि कोशिका है क्या है। तो कोशिका को हम आप लोग इंग्लिश में सेल कहते हैं, और सामान्यतः जब ये जानने की कोशिश करेंगे कि कोशिका है क्या, तो हम आप एक सेंटेंस में कह सकते हैं कि कोशिका जीवन की मौलिक इकाई है। कोशिका जीवन की मौलिक इकाई है। हम आप लोग मौलिक इसलिए कह सकते हैं क्योंकि संपूर्णतया हमारी आपकी बॉडी जो है कोशिका पे ही निर्भर है। यानी चाहे प्लांट की बात करें या एनिमल की बात करें, यानी किसी जंतु की बात करें या किसी पादप की बात करें, उन सभी के संपूर्ण बॉडी का जो निर्माण हुआ है वो सेल अर्थात कोशिका से हुआ है। तो ध्यान रखना, सेल या जो कोशिका है इसमें सेल का जो बायोलॉजिकल नेम है उसे साइटो कहते हैं, और कोशिका या सेल का जो अध्ययन होता है उसे साइटोलॉजी कहता है। तो मैंने आपको बताया कोशिका या सेल का जो वैज्ञानिक नाम है या बायोलॉजिकल जो नाम है वो साइटो है, और कोशिका का जो अध्ययन है उसे कहते क्या है, साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका के जो जनक है यानी खोजकर्ता जो है वो रॉबर्ट हुक हैं। रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम सन 1665 ईस्वी में बताया था कोशिका के विषय में। और कई बार प्रश्न ये पूछे गए हैं कि कोशिका के विषय में सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने बताया तो कैसी स्थितियों में देखा था। तो ध्यान रखना कि कोशिकाएं जो होती हैं इसको जो है रॉबर्ट हुक ने सन 1665 में देखने की कोशिश किया था, और जब देखा था तो मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचनाओं में देखा था। कौन सी संरचनाओं में? तो मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचनाओं में देखा था। तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया। कब किया था? तो 1665 में किया था। अगला है जीवित कोशिका। ध्यान रखना, जब मधुमक्खी के छत्ते में संरचनाएं देखी थी तो मृत कोशिकाओं की खोज हुई थी, लेकिन सर्वप्रथम कोशिका के विषय में बताया किसने? तो रॉबर्ट हुक ने बताया। कैसी कोशिका थी? तो मृत कोशिका थी। जबकि जीवित कोशिका के विषय में किसने बताया? एंटोनी वान लीवेनहॉक। जीवित कोशिका के विषय में किसने बताया? एंटोनी वान लीवेनहॉक बताया। कोशिका सिद्धांत के विषय में स्लाइडेन एवं स्वान बताया। स्लाइडेन एवं स्वान दो अलग अलग वैज्ञानिक हैं जिन्होंने बताने का कार्य किया कोशिका का सिद्धांत। अगला है छोटी कोशिका। ध्यान रखना, ऑल वर्ल्ड पूरे विश्व या पूरे संसार की जब बात करेंगे तो पूरे संसार में सबसे छोटी कोशिका जो होती है वो माइकोप्लाज्मा की होती है। सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? माइकोप्लाज्मा की होती है। सबसे बड़ी कोशिका की बात करेगा तो शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका होगी। तो ध्यान रखना, ऑल वर्ल्ड पूरे विश्व या पूरे संसार की जब बात करेगा तो सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, सबसे बड़ी कोशिका जो होगी शुतुरमुर्ग का अंडा होगा। और जब बॉडी में बात करेगा अर्थात ह्यूमन बॉडी में बात करेगा तो ध्यान रखना, मानव में सबसे छोटी जो कोशिका होती है वो स्पर्म की होती है, अर्थात क्या कहते हैं? शुक्राणु कहते हैं। तो सबसे छोटी कोशिका जो होगी स्पर्म या शुक्राणु होंगे, और जो सबसे बड़ी कोशिका होती है वो अंडाणु की होती है, अर्थात मादा के ओवम की होती है। तो सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु हो जाएगी। मानव में सबसे लंबी कोशिका जो होती है न्यूरॉन होती है। मैंने अगले टॉपिक पे लिख दिया है कि न्यूरॉन जो होता है विभाजन रहित होता है। तो ध्यान रखना, न्यूरॉन के जो होते हैं उस न्यूरॉन सेल से ब्रेन या मस्तिष्क बने होते हैं, और ब्रेन या मस्तिष्क जो होते हैं उसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है। जबकि सबसे अधिक जो कोशिका विभाजन होता है किसमें होता है? लीवर में होता है। तो मैंने इसलिए बताया कि मानव में सबसे लंबी कोशिका तो न्यूरॉन होती है, लेकिन ये कोशिका विभाजन रहित होती है, अर्थात इसमें कोशिका विभाजन नहीं होते हैं। जबकि तेज विभाजन किसमें होता है? तो लीवर में होता है। तो ध्यान रखना, ये हमारे आपके कोशिका के बेसिक पॉइंट रहे हैं, और हम आप लोग अगले टॉपिक से बात करेंगे कोशिकांग अर्थात कोशिका के कुछ अंगों के विषय में। तो ध्यान रखना, पहला अंग कोशिका झिल्ली है। हम आप लोग कोशिका झिल्ली भी कह सकते हैं, प्लाज्मा झिल्ली भी कह सकते हैं, और इंग्लिश में क्या कहेंगे? मेम्ब्रेन कहेंगे। तो ध्यान रखना, कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली या मेम्ब्रेन ये पाए किस में जाते हैं? तो पादप और जंतुओं में पाए जाते हैं। तो जब भी कोशिका झिल्ली की बात करेगा तो ये पाए पादप और जंतुओं दोनों में पाए जाते हैं। ये बने किसके होते हैं? तो प्रोटीन के बने होते हैं। ये प्लाज्मा झिल्ली बने किसके होते हैं? तो प्रोटीन के बने होते हैं। ध्यान रखना, कोशिका झिल्ली जो होता है ये संपूर्णतः कोशिकाओं का एक सुरक्षात्मक आवरण होता है। इसी में कोशिका के सभी अंग क्या होते हैं? अपने अपने स्थान पे सेट होते हैं। तो मैंने अगले स्टेप पे लिख दिया है कोशिका के सभी अंग इसी के अंदर क्या होते हैं? रहते हैं। तो ध्यान रखना, कोशिका झिल्ली जो है एक सुरक्षात्मक झिल्ली या आवरण है जिसके अंदर कोशिका के सभी अंग अर्थात कोशिकांग क्या होते हैं? समाहित रहते हैं। अगला जो कोशिकांग है वो कोशिका भित्ति है। कोशिका भित्ति ओनली प्लांट में पाए जाते हैं, अर्थात पादप में पाए जाते हैं। ये बने किसके होते हैं? तो सेलुलोज के बने होते हैं। तो जब भी कोशिका भित्ति की बात करेगा, कोशिका भित्ति पाए किस में जाते हैं? तो पेड़ पौधे अर्थात प्लांट में पाए जाते हैं। ये बने किसके होते हैं? तो सेलुलोज के बने होते हैं। ध्यान रखना, सुरक्षा तथा आकार प्रदान करने का कार्य करते हैं कोशिका भित्ति।
तो ये पेड़ पौधे में जो सुरक्षा प्रदान करने अर्थात कठोरता प्रदान करने का कार्य करते हैं। कोशिका भित्ति आकार और संरचनाएं, जिस प्रकार से मनुष्यों में एनिमल में कंकाल या बॉडी के जो बोन या हड्डियां होती हैं वो आकार प्रदान करने का कार्य करती हैं, तो सेम उसी तरीके से कोशिका भित्ति जो प्लांट या पौधों में पाया जाता है, पेड़ में पाया जाता है, उसमें आकार प्रदान करने का कार्य जो करता है कोशिका भित्ति करती है। तो कोशिका भित्ति बनी किसकी होती है? तो सेलुलोज की। कोशिका भित्ति पाए किस में जाते हैं? तो प्लांट या पेड़ पौधों में पाए जाते हैं। कोशिका भित्ति का कार्य क्या है? तो सुरक्षा और आकार। अगले स्टेप पे आपको माइटोकॉन्ड्रिया बताया जाए। माइटोकॉन्ड्रिया का दूसरा नाम सूत्रकणिका है। कई बार पूछा है खोजकर्ता, तो खोजकर्ता इसके कौन है? अल्टमैन है। तो ध्यान रखना, माइटोकॉन्ड्रिया, सूत्रकणिका, खोजकर्ता कौन होंगे? तो अल्टमैन होंगे। इसकी कार्य क्या है? तो ध्यान रखना, फेफड़े में जब वायु जाती है तो फेफड़े में जो गुच्छनुमा संरचनाएं पाई जाती हैं वो ऑक्सीजन को अवशोषित कर लेते हैं, और जब ऑक्सीजन को अवशोषित कर लेते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन के साथ ऑक्सीजन संपूर्ण बॉडी में जाते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य है श्वसन की प्रक्रियाओं के साथ क्रेब्स चक्र करना, अर्थात ऑक्सीजन ले आने के बाद क्रेब्स चक्र करता है। इस चक्र को क्रेब्स चक्र इसलिए कहा गया क्योंकि इसके विषय में क्रेब्स नामक वैज्ञानिक ने बताया था। तो ध्यान रखना, अगर पूछता है कहीं प्रश्न कि माइटोकॉन्ड्रिया में कौन से चक्र चलते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स चक्र चलता है। क्रेब्स चक्र नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इस चक्र के विषय में बताने का कार्य किसने किया था? तो क्रेब्स नामक वैज्ञानिक ने किया था। ये श्वसन के दौरान क्रेब्स चक्र चलता है, जो कि क्रेब्स चक्र 38 एटीपी बना करके क्या बनाता है? एक ग्लूकोज बनाता है। तो ध्यान रखना, माइटोकॉन्ड्रिया कहें या सूत्रकणिका कहें या पावर हाउस कहें, तो कोशिका सेल का पावर हाउस भी कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया सूत्रकणिका को, क्योंकि मैंने आपको बताया 38 एटीपी मिलकर के क्या बनाते हैं? एक ग्लूकोज बनाते हैं, जिससे हमें आपको पावर या ऊर्जा मिलती है। ध्यान रखना, अगर एटीपी की बात करेगा एटनोसिल ट्राइफॉस्फेट, एटनोसिल ट्राइफॉस्फेट अर्थात 38 एटनोसिल ट्राइफॉस्फेट मिलकर के क्या बनाते हैं? एक ग्लूकोज बनाते हैं। तो ध्यान रखना, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया कहे, चाहे सूत्रकणिका कहे या फिर आपको पावर हाउस कहे, खोज किसने किया? तो अल्टमैन ने किया। माइटोकॉन्ड्रिया में कौन से चक्र चलते हैं? तो क्रेब्स चक्र चलते हैं। नाम क्रेब्स चक्र क्यों पड़ा? क्योंकि खोज किया था क्रेब्स नामक वैज्ञानिक। कार्य क्या है? तो ये 38 एटीपी मिलकर के क्या बनाते हैं? एक ग्लूकोज बनाते हैं, जिससे हमें आपको बॉडी में क्या मिलती है? ऊर्जा अर्थात पावर। अगर कहेगा एटीपी क्या है? एटनोसिल ट्राइफॉस्फेट, एटनोसिल ट्राइफॉस्फेट, एटनोसिल ट्राइफॉस्फेट। अगला आपका टॉपिक है ग्लाजी बॉडी, और ये ग्लाजी बॉडी की खोज कैमिलो ग्लाजी ने किया था। कैमिलो ग्लाजी के नाम से ही नाम इसका क्या पड़ गया? ग्लाजी बॉडी पड़ गया। इसका मुख्य कार्य क्या है? परिवहन। ध्यान रखना, परिवहन का अर्थ हुआ एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करना या ले जाना। ऐसी स्थितियों में जो परिवहन होते हैं, जब भी हम आप लोग अपने बॉडी में एनर्जी या ऊर्जा खाद्य पदार्थों के रूप में लेते हैं, तो ऊर्जा प्रत्येक बॉडी के प्रत्येक स्थान पर संचित रहती है, और जहां भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वहां पे ऊर्जा ले जाने का कार्य कौन करता है? ग्लाजी बॉडी करता है। जैसे अगर आप लगातार हाथों से काम कर रहे हैं, तो संपूर्ण बॉडी से ऊर्जा हाथ में लाने का कार्य कौन करेगा? ग्लाजी बॉडी करेगा। यही वजह है कि हम आप लोग लगातार हाथ से कार्य कर रहे हो, लगातार पैर से कार्य कर रहे हो, या लगातार क्लासरूम में पढ़ाया ही क्यों न जा रहा हो, लेकिन ऐसी स्थितियों में संपूर्ण बॉडी में थकान आता है, बॉडी के किसी पार्ट में थकान नहीं आता है। तो ध्यान रखना, बॉडी की किसी पार्ट में थकान न आने का मुख्य कारण कौन है? ग्लाजी बॉडी है। क्योंकि जब तक आपके बॉडी में कहीं पर किसी कोने पे अगर एनर्जी है, तो जहां पे आवश्यकता है एनर्जी या ऊर्जा की, वहां पे ऊर्जा ले जाने का कार्य कौन करेगा? तो ग्लाजी बॉडी करेगा। ग्लाजी बॉडी के मुख्य कार्य क्या है? तो परिवहन, अर्थात ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने या ले जाने का कार्य कौन करता है? तो ग्लाजी बॉडी करता है। अगला आपका रसदानी है। रसदानी जल संग्रहण करने का कार्य करता है। ध्यान रखना, हमारी आपकी बॉडी में लगभग 65% जल पाए जाते हैं, जबकि कोशिकाओं में और अंगों में जल की मात्रा कम या ज्यादा भी होती है, लेकिन सामान्यतः अगर कहेगा बॉडी में कितने प्रतिशत जल पाए जाते हैं, तो 65% जल पाए जाते हैं। ये जल संग्रहण होते कहां पे हैं? तो रस धानियों में। जबकि पेट की बात करेगा, उदर की बात करेगा, तो हम आप जान ही रहे हैं 1, 2, 4 लीटर जो भी पानी पिए रहेंगे उतने जल रहेगा, लेकिन संपूर्ण कोशिकाओं में, संपूर्ण कोशिकाओं की रसधानियों में जल का संग्रहण होता है। वहां पे जल का मात्रा कितनी होती है? तो लगभग 65% होती है। अगली कोशिका तारक काय है। तारक काय को सेंट्रोसोम भी कहते हैं, और तारक काय की खोज किसने किया था? तो बोबरी ने।
किसने किया था? बोबरी ने किया था। तो ध्यान रखना, चाहे तारक का कहें चाहे सेंट्रोसोम कहें, खोज किया तो बोबरी ने और कार्य क्या है तो कोशिका विभाजन। ध्यान रखना है कि ये सेंट्रोसोम जहां भी होगा वहां पे कोशिका विभाजन होगा, और कोशिका विभाजन जितने अधिक होगा उतने अधिक कोशिकाओं का निर्माण होगा, अर्थात पुनर्निर्माण होंगे। और जब पुनर्निर्माण होंगे तब ऐसी स्थितियों में बॉडी का एगोनेशन अर्थात विकास संभव है। तो बॉडी के आकार जब भी बढ़ते हैं या कहीं पे चोट लग गई, वहां के जो कोशिकाएं थी वो मर गई, ऐसी स्थिति में सेंट्रोसोम कोशिका विभाजन करके नई कोशिकाएं बना देता है, अर्थात मैंने पुनर्निर्माण भी कर दिया है। ऐसी स्थितियों में वहां के अंग जो होते हैं वो पूर्ण रूप से सुचारू तरीके से कार्य करते हैं। लेकिन ध्यान रखना कि अगर कोशिकाएं सामान्यतः विभाजित हो रही हैं तो पुनर्निर्माण है, अगर अनियंत्रित तरीके से विभाजित हो रही हैं तब ऐसी स्थितियों में कैंसर कहेंगे। कैंसर कोई बीमारी नहीं है। अनटाइटेबल सेल डिवीजन इन एनी बॉडीज पार्ट ऑफ नोन एज कैंसर। अनटाइटेबल सेल डिवीजन इन एनी बॉडीज पार्ट ऑफ नोन एज कैंसर, अर्थात आपकी बॉडी के किसी अंग में अगर कोशिकाएं अनियंत्रित तरीके से विभाजित हुई तो वही क्या हो जाते हैं? कैंसर हो जाते हैं। अगर सामान्यतः कोशिका निर्माण हो रहा है तो पुनर्निर्माण है, अगर अनियंत्रित विभाजित हो रहे हैं तो क्या है? कैंसर है। ध्यान रखना यहाँ पे दो शब्द लिवर और ब्रेन लिखे गए हैं। मैंने आपको पीछे भी बताया कि सबसे अधिक कोशिका विभाजन जो होता है वो लिवर में होता है, और कोशिका विभाजन होता ही नहीं है तो ब्रेन के न्यूरॉन सेल में, जबकि ग्लियम सेल में कोशिका विभाजन होते हैं। तो आपके बॉडी में सबसे अधिक कोशिका विभाजन लिवर में होता है और सबसे कम कोशिका विभाजन किसमें होता है? ब्रेन में होते हैं। अभी हमारे आपके कई सारे कोशिकांग बचे हुए हैं जिसके विषय में हम आप लोग अगली क्लासों में चर्चा करेंगे। थैंक यू क्लास।